आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। देश भर की करीब 80,000 वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर रिजेक्ट दिखाई दे रही हैं। जी हां, करीब 7 लाख संपत्तियों के रिकॉर्ड में से हजारों एंट्री ऐसी है जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों की हजारों संपत्तियां या तो रिजेक्ट हुई हैं या अब तक सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाई हैं। लेकिन सवाल सिर्फ रिजेक्शन का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या बरसों से वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड सही तरीके से संभाला नहीं गया, और क्या उम्मीद पोर्टल ने वक्फ व्यवस्था के अंदर छिपी हुई सबसे बड़ी अव्यवस्था को उजागर कर दिया है। इस वीडियो में बात होगी रिजेक्ट हुई संपत्तियों की, पोर्टल की तकनीकी नाकामी की, कब्जों और रिकॉर्ड गड़बड़ी के आरोपों की और उस नाराजगी की जो अब समाज के अंदर खुलकर दिखाई देने लगी है। और इस पूरे मामले में एक सवाल उन लोगों से भी पूछा जा रहा है जो वक्फ एक्ट 2025 के समय सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे थे, खासतौर पर मौलाना कल्बे जवाद जैसे धर्मगुरु, जिन्होंने इस बिल का खुलकर विरोध किया, यहां तक कि उसे सांप का बिल तक बताया। लेकिन अब जब उम्मीद पोर्टल पर हजारों एंट्री रिजेक्ट दिखाई दे रही हैं, रिकॉर्ड की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और वक्फ प्रॉपर्टी की हालत पर सवाल उठ रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं अब मौलाना कल्बे जवाद खामोश क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर सुरक्षित माना जाता है उनका असली रिकॉर्ड कितना साफ है? और अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में हजारों वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ही संदिग्ध पाया गया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई हजारों वक्फ संपत्तियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे उस सिस्टम पर सवाल उठाती है जो दशकों से इन संपत्तियों को संभालने का दावा करता रहा है। अब सवाल उठता है, ये उम्मीद पोर्टल है क्या? दरअसल ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन लाने के लिए शुरू किया गया है, ताकि हर प्रॉपर्टी का सही दस्तावेज, सही लोकेशन और सही मालिकाना स्थिति एक जगह दर्ज हो सके। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब इस पोर्टल पर उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का डेटा अपलोड किया गया तो एक ऑडिट किया गया, और इस ऑडिट में जो दिखाया गया है वो चौंकाने वाला है। हजारों की संख्या में एंट्री ऐसी मिली जिसमें या तो जानकारी अधूरी थी या पूरी तरह गलत थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिए गए, और कुछ जगहों पर ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बताया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी गिनती नहीं है। ये मस्जिदें हो सकती हैं, कब्रिस्तान हो सकते हैं, मदरसे हो सकते हैं, और वो ज़मीनें जो सालों से वक्फ के नाम पर दर्ज थीं। अगर इनका रिकॉर्ड ही गलत निकले तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी समस्या सामने आई, खसरा नंबर की गड़बड़ी।
एक ही नंबर पर कई संपत्तियां दर्ज हैं। कहीं नंबर ही गलत, कहीं जमीन का क्षेत्रफल मेल नहीं खा रहा। अब आप खुद सोचिए, अगर जमीन का बेसिक रिकॉर्ड ही गलत है तो आगे क्या भरोसा किया जाए। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती है या फिर ये सालों की लापरवाही का नतीजा है? क्योंकि रिकॉर्ड एक दिन में खराब नहीं होता, ये धीरे धीरे बिगड़ता है और जब तक कोई सिस्टम उसे पकड़ता नहीं तब तक सब ठीक ठाक दिखता रहता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कई प्रॉपर्टी के पास पूरे दस्तावेज नहीं थे, यानी संपत्ति दर्ज तो थी लेकिन उसके पास वैध कागज नहीं। अब ये सवाल और बड़ा हो जाता है, इतने सालों तक ये सिस्टम कैसे चलता रहा? किसी ने कभी जांच क्यों नहीं की? असल में समस्या सिर्फ रिकॉर्ड की नहीं है, समस्या है सिस्टम की मानसिकता की। जब सब कुछ कागजों में दबा रहता है तब कोई जवाबदेही नहीं होती, लेकिन जैसे ही डिजिटल सिस्टम आया सब कुछ सामने आने लगा। उम्मीद पोर्टल ने क्या किया? उसने सिर्फ एक काम किया, आईना दिखा दिया और इस आईने में जो दिखा वो बहुत साफ नहीं था। अब यहाँ एक और गलतफहमी दूर कर लेते हैं। रिजेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वक्फ संपत्ति खत्म हो गई, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो डेटा दिया गया वो सही नहीं पाया गया, उसे दोबारा ठीक करके अपलोड करना होगा। सरकार और संबंधित अधिकारियों ने एक डेडलाइन भी दी है कि सभी गलत एंट्री को ठीक करके फिर से अपलोड किया जाए। अब सवाल ये है, क्या दशकों की गड़बड़ी कुछ हफ्तों में ठीक हो सकती है? ये सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं है, ये एक विश्वास की चुनौती है, क्योंकि जब रिकॉर्ड ही साफ नहीं होगा तो विवाद भी बढ़ेंगे और सवाल भी। सोचिए, अगर किसी जमीन पर दो दावे निकल आए तो क्या होगा? अगर किसी कब्रिस्तान की सीमा ही गलत दर्ज हो तो क्या होगा? ये सिर्फ कागज का मामला नहीं है, ये जमीन और हकीकत का मामला है। अब सबसे अहम जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ सिस्टम को दोष दिया जाए या उन लोगों को भी जिन्होंने सालों तक इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं समझी? सच्चाई ये है कि उम्मीद पोर्टल ने कोई समस्या पैदा नहीं की, उसने सिर्फ छुपी हुई समस्या को उजागर कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है और शायद वही सबसे बड़ा सच है, क्योंकि अभी तक हम ये सुन रहे थे कि हजारों वक्फ संपत्तियां रिजेक्ट हो गईं, डेटा गलत था, दस्तावेज अधूरे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड की लापरवाही जिम्मेदार है या फिर इस पूरे सिस्टम के अंदर ही बहुत गहरी समस्या मौजूद है? दरअसल जो लोग जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, जो रोज उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कहानी कुछ और ही है। उनका कहना है कि पोर्टल की हालत शुरू से ही बेहद खराब रही है, घंटों घंटों तक सर्वर डाउन रहता है, लॉगिन नहीं होता, डेटा सेव नहीं होता और कई बार तो पूरी एंट्री गायब हो जाती है। सोचिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि सभी संपत्तियां
डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करो। लेकिन दूसरी तरफ जो सिस्टम बनाया गया वही ठीक से काम नहीं कर रहा, और ये कोई नई शिकायतें नहीं हैं। जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, चाहे बोर्ड के कर्मचारी हो या प्राइवेट स्तर पर रिकॉर्ड तैयार करने के लिए लोग, वे पिछले लगभग 1 साल से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य स्तर से लेकर केंद्र तक ये मुद्दा पहुंचाया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय तक शिकायतें गईं, मुख्यमंत्री स्तर तक बात पहुंची, लेकिन इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी रही। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर पोर्टल ही ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या हजारों संपत्तियों का रिकॉर्ड सही समय पर चढ़ पाना संभव है? और अगर रिकॉर्ड समय पर नहीं चढ़ेगा तो बाद में वही संपत्तियां रिजेक्ट या मिसिंग दिखाई देंगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा अभी बाकी है, और वो है जानबूझकर संपत्तियां पोर्टल पर न चढ़ाना। जी हाँ, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर मुतवल्लियों और स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने कुछ संपत्तियों को जानबूझकर उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया। क्यों? क्योंकि अगर वो संपत्ति डिजिटल रिकॉर्ड में आ गई तो उस पर निगरानी बढ़ जाएगी, उसकी असली स्थिति सामने आ जाएगी, और फिर भविष्य में उस पर कब्जा करना या उसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि कई लोग शुरू से ही उम्मीद पोर्टल का विरोध करते दिखाई दिए। ऊपर से बात तकनीकी दिक्कत की होती थी, लेकिन अंदर खाने डर कुछ और था। डर ये था कि अगर सब कुछ रिकॉर्ड में आ गया तो बहुत सी ऐसी संपत्तियां उजागर हो जाएंगी जिन पर वर्षों से कब्जा है या जिनका इस्तेमाल निजी संपत्ति की तरह हो रहा है। अब यहाँ एक उदाहरण भी सामने आता है। अलीगढ़ की एक वक्फ संपत्ति, जिसे वक्फ अली अकबर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस वक्फ की कई संपत्तियां ऐसी हैं जो अभी तक सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई, और आरोप ये भी लगाए जाते रहे हैं कि इनमें से कुछ संपत्तियों पर बुरी नज़र रखी गई है और उन्हें निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। इसी को लेकर मौलाना कल्बे जवाद का नाम भी चर्चा में आता रहा है। आरोप लगाए जाते रहे हैं कि जिस संपत्ति को मूल रूप से वक्फ की संपत्ति बताया जाता है, उसे निजी संपत्ति बताकर उसके हिस्सों की बिक्री तक हुई। हालांकि ये मामला विवादित है और अलग अलग पक्ष अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर संपत्ति का रिकॉर्ड शुरू से पारदर्शी और मजबूत होता तो क्या आज ऐसी स्थिति पैदा होती? कहा जा रहा है कि संपत्ति का एक हिस्सा पहले भी बेचा गया और हाल के दिनों में भी कुछ हिस्सों की बिक्री की गई। बंटवारे के बाद 3 भाइयों में हिस्सेदारी की बात भी कही जाती है और यही पूरा विवाद अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ की है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर वो निजी संपत्ति है तो फिर उसे वक्फ संपत्ति क्यों बताया जा रहा है। यानी पूरा मामला रिकॉर्ड, कब्जे, दावों और प्रशासनिक निष्क्रियता के बीच
फंसा हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि वक्फ व्यवस्था का सबसे कमजोर हिस्सा रिकॉर्ड मैनेजमेंट बन चुका है। जमीन पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अहमद जावेद का दावा है कि हजारों की संख्या में ऐसी संपत्तियां हैं जो अब तक पोर्टल पर दर्ज ही नहीं हो पाई। कहीं दस्तावेज नहीं मिल रहे, कहीं बोर्ड दिलचस्पी नहीं ले रहा और कहीं स्थानीय स्तर पर विरोध खड़ा किया जा रहा। अब सोचिए, एक तरफ सरकार डिजिटल रिकॉर्ड चाहती है, दूसरी तरफ सिस्टम कमजोर है और तीसरी तरफ कुछ लोग चाहते ही नहीं कि रिकॉर्ड सामने आए। ऐसे में पूरा मामला और उलझ रहा है और शायद यही वजह है कि आज उम्मीद पोर्टल सिर्फ एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा आईना बन गया है जिसमें वक्फ व्यवस्था की सारी कमियां दिखाई देने लगी हैं। अब आगे क्या होगा? क्या हजारों संपत्तियां सही तरीके से दर्ज हो पाएंगी? क्या जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन पर कार्रवाई होगी? क्या पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें दूर होंगी या फिर कुछ समय बाद ये पूरा मामला भी पुरानी फाइलों की तरह दब जाएगा? फैसला आने वाला वक्त करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने वक्फ व्यवस्था, रिकॉर्ड सिस्टम और संपत्तियों की निगरानी पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज सामने आई है, वो है असली आंकड़े। अब तक लोग अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। उम्मीद पोर्टल से जुड़े जो ताज़ा अपडेट सामने आए हैं उनके अनुसार पूरे देश के 32 वक्फ बोर्डों की कुल संपत्तियों का आंकड़ा लगभग 6,98,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है, यानी करीब 7 लाख वक्फ संपत्तियां। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज कितनी हुई और उनमें से कितनी अप्रूव हुई और कितनी रिजेक्ट। पोर्टल के मुताबिक 4,11,052 प्रॉपर्टी अप्रूव हुई और 79,567 प्रॉपर्टी रिजेक्ट हुई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों के आंकड़े अलग अलग सामने आए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की लगभग 1,06,000 से ज़्यादा संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज दिखाई गईं, लेकिन उनमें से 32,000 के आसपास ही अप्रूव हुई, जबकि लगभग 29,000 से ज़्यादा एंट्री रिजेक्ट दिखाई गई। इसी तरह शिया वक्फ बोर्ड के आंकड़ों में भी हजारों एंट्री दर्ज हैं और उनमें भी बड़ी संख्या में रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। अब जरा सोचिए, अगर हजारों संपत्तियों के दस्तावेज सही होते, रिकॉर्ड साफ होते, डेटा व्यवस्थित होता, तो इतनी बड़ी संख्या में रिजेक्शन क्यों होता? यही वो सवाल है जिसे वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी उठाते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग अब ये महसूस करने लगा है कि बरसों तक वक्फ संपत्तियों के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई, दावे किए गए, भाषण दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर रिकॉर्ड व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश नहीं हुई। और यही वजह है कि आज जब डिजिटल पोर्टल पर सब कुछ सामने आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि ये पोर्टल सिर्फ डेटा नहीं दिखा रहा है, बल्कि चेहरों से नकाब उतार रहा है, क्योंकि अब हर कोई देख सकता है कि कितनी संपत्तियां
अधूरे रिकॉर्ड के साथ चल रही थीं। कितनों के दस्तावेज गायब हैं और कितनी संपत्तियों पर विवाद या कब्जे की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि रिजेक्ट हुई संपत्तियों को दोबारा मौका मिलेगा। दस्तावेज पूरे करके डेटा सुधार कर उन्हें फिर से पोर्टल पर दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ तकनीकी नहीं रह गया, अब ये समाज के भरोसे का सवाल बन चुका है। आज समाज का एक बड़ा हिस्सा निराश दिखाई देता है। उसे लगता है कि अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो शायद गरीबों की मदद हो सकती थी, शिक्षा संस्थान मजबूत हो सकते थे, कमजोर तबकों को सहारा मिल सकता था, बेटियों की शिक्षा, गरीबों के इलाज और सामाजिक उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई जा सकती थी। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आ रही है वो लोगों को परेशान कर रही है। लोग पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी संपत्तियां आखिर कहां गईं? उनका रिकॉर्ड इतना कमजोर क्यों है? उनसे समाज को फायदा क्यों नहीं मिला? और शायद यही वजह है कि अब बहुत से लोग खुलकर कह रहे हैं कि वक्फ व्यवस्था को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत है। उम्मीद पोर्टल ने कम से कम एक काम जरूर किया है। उसने ये दिखा दिया है कि सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी अव्यवस्था मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या इस अवस्था को सुधारा जाएगा या फिर कुछ समय बाद ये मुद्दा भी बाकी फाइलों की तरह दब जाएगा? और यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा। बहरहाल, जिस वक्फ एक्ट को मौलाना कल्बे जवाद और दूसरे लोगों ने सांप का बिल कहकर सबसे ज्यादा डर फैलाया गया, आज उसी उम्मीद पोर्टल ने वक्फ संपत्तियों की असली हालत देश के सामने खोल कर रख दी है। करीब 80,000 संपत्तियां रिजेक्ट, हजारों रिकॉर्ड अधूरे, कहीं दस्तावेज गायब, कहीं पोर्टल पर एंट्री ही नहीं। और अब सवाल ये उठ रहा है, क्या असली डर कानून से था या फिर उस पारदर्शिता से जो वर्षों से छिपी हुई गड़बड़ियों को सामने ला सकती थी? अब ये देखना होगा कि क्या इस मौके को सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ समय बाद कुछ फिर से उसी पुराने तरीके पर चला जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ वक्फ संपत्तियों का नहीं है, सवाल है सिस्टम की पारदर्शिता का और जवाबदेही का। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती है या फिर एक बड़ी लापरवाही का खुलासा? अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।